नमस्कार, जय हिंद साथियों। YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इस समय भूगोल में मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने भूगोल का अर्थ, परिभाषा और उसके जनक के बारे में जाना। फिर उसके बाद हम लोगों ने मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा और उसके जनक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज के सेशन में हम लोग मानव भूगोल की कुछ मौलिक विचारधाराएं हैं, है ना, तो उसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे कि मानव भूगोल की जो मौलिक विचारधाराएं हैं वो कुल 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं, जो नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद के नाम से जाना जाता है। तो आज के सेशन में मित्र हम लोग इन्हीं विचारधाराओं के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं मानव भूगोल की मौलिक विचारधारा। तो देखिए, क्या कही अंकिता? तो उसको मैसेज करना चाहिए। मानव भूगोल की दिखाई दे रहा है उसमें? मौलिक विचारधारा। अब देखा जाए तो जो मानव भूगोल की मौलिक विचारधारा है, यह मुख्य रूप से मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों को लेकर के प्रकाश में आया। तो मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों को लेकर के प्रकाश में कुछ विचारधाराएं जन्म ली। इन्हीं विचारधाराओं को मानव भूगोल की मौलिक विचारधारा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो विचारधाराएं थी ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की थी। पहला जो था इसे नियतिवाद, दूसरा संभववाद और तीसरा नवनियतिवाद के नाम से जाना गया। आइए अब हम लोग समझते हैं इन विचारधाराओं को। तो मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों को लेकर के कुल 3 प्रकार की विचारधाराएं जन्म ली, जिसमें नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद थी। इन विचारधाराओं का जो विकास था वो मानव भूगोल के विकास के साथ साथ आरंभ हुआ था। तो इन विचारधाराओं का जो विकास था मानव भूगोल के विकास के साथ साथ आरंभ हुआ। अब मानव भूगोल के विकास के प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति को सर्वोपरि माना गया। तो मानव भूगोल की प्रारंभिक जो अवस्था थी तो उसमें प्रकृति को ही सर्वोपरि माना गया, उसी को सर्वशक्तिशाली माना गया, प्रकृति को सभी कारकों का प्रधान माना गया। और इसके अलावा मनुष्य को प्रकृति की उपज भी माना जाता था। तो यानी कि प्रारंभिक अवस्था में, मानव भूगोल की प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति ही सर्वोपरि थी और मनुष्य को प्रकृति की उपज समझा जाता था। इस विचारधारा को निश्चयवाद विचारधारा के नाम से जाना गया। इस विचारधारा के समर्थक में जर्मन भूगोलवेत्ता अधिक थे और इस निश्चयवाद या नियतिवाद की जो विचारधारा का जन्म हुआ था यह प्रमुख रूप से जो है कि जर्मनी में ही हुआ था और जर्मन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा इसका जन्म हुआ। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निश्चयवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप फ्रांस में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसे संभववाद के नाम से जाना गया। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य को शक्तिशाली, क्रियाशील और परिवर्तनशील
बताया गया, ये अपनी अन्योन्य क्रियाओं के माध्यम से पर्यावरण में परिवर्तन करते रहते हैं। तो पहले निश्चयवाद आया जर्मनी से, फिर उसके बाद फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा निश्चयवाद विचारधारा का खंडन करते हुए एक दूसरी विचारधारा को प्रकाश में लाया गया, जिसे संभववाद विचारधारा के नाम से जाना गया। और ये जो संभववाद की विचारधारा है, यह विचारधारा मुख्य रूप से मनुष्यों के कार्यकुशलता, उनके बुद्धि विवेक और उनके क्षमताओं पर विशेष जोर देता था। तो इस विचारधारा को संभववाद के नाम से जाना गया। और संभववाद विचारधारा के जो जनक हैं, वो मैं कल के क्लास में या वीडियो में भी मैं बताया हूँ कि संभववाद विचारधारा के जो जनक हैं वो विडार डीरा ब्लांस है, जबकि नियतिवाद विचारधारा के जो जनक हैं वो रेडजेल हैं। अब देखिए दोस्त, क्या होता है कि कुछ समय पश्चात या कह सकते हैं इसके बाद मानव पर प्रकृति की प्रबलता और प्रकृति पर मानव की प्रबलता की अतिशयोक्ति को देखते हुए, यानी कि एक तरफ निश्चयवाद प्रकृति की प्रबलता पर जोर दे रहा है, दूसरी तरफ संभववाद मानव की प्रबलता पर जोर दे रहा है। तो इन दोनों की अतिशयोक्ति को देखते हुए ब्रिटिश और अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों को लेकर एक दूसरे के समन्वय और अनुकूलन पर जोर दिया, जिसे नवनिश्चयवाद की विचारधारा के नाम से जाना गया। और नवनिश्चयवाद विचारधारा के प्रवर्तक या समर्थक या जनक टेलर को कहा जाता है, और नवनिश्चयवाद को वैज्ञानिकवाद के नाम से और इसे रुको और जाओवाद के नाम से भी जाना गया। अब आइए हम लोग प्रत्येक विचारधाराओं को अच्छी तरीके से समझते हैं और इसको देखते हैं। तो एक विचारधारा है, देखिए पहली जो विचारधारा थी ये नियतिवाद की विचारधारा। तो देखिए जो नियतिवाद है, नियतिवाद सबसे पहले ये समझिए कि नियतिवाद विचारधारा, इस विचारधारा को निश्चयवाद और पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको कॉपी में नोट करते जाइए और नोट्स बनाइए, नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा के समर्थक इस विचारधारा के सबसे प्रमुख समर्थकों में रेडजेल का नाम अग्रणी है। इस कारण रेडजेल को निश्चयवाद का जनक कहा जाता है।
इसके अलावा अगला देखिए पॉइंट क्या है कि यह विचारधारा जर्मनी में केंद्रित थी और इस विचारधारा को जर्मन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा विकसित किया गया। तो ये जितने पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है, फिर उसके बाद ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। तो इन पॉइंटों को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और जैसे मैं लिख लिया हूँ वैसे ही आप लोग भी अपना एक नोट्स तैयार कर लीजिए। चूँकि नोट्स बनाते रहेंगे, लिखते रहेंगे, पढ़ने में, याद करने में आसानी रहेगा। यदि कभी भूल गए तो उसमें भी आप लोग नोट्स पलट करके रिमाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मित्र क्या हुआ कि ये इतने तो पॉइंट हो गए परीक्षा की दृष्टि से। अब इसके बाद जो नियतिवाद है वह मानव भूगोल की एक प्रमुख एवं सबसे प्राचीन विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति को सर्वशक्तिमान एवं नियंत्रणकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार मनुष्य पर्यावरण की विशिष्ट देन माना गया। यानी कि नियतिवाद विचारधारा के अनुसार मनुष्यों को और उसके साथ साथ सभी जीवों को पर्यावरण की एक विशिष्ट देन माना गया और इसमें मानवों की जो समस्त क्रियाएं हैं, जैसे भौतिक और पर्यावरणीय, जैसे कि भौतिक और पर्यावरणीय जिसमें कह सकते हैं कि स्थिति है, उच्चावच है, जलवायु है, मिट्टी है, जलाशय है, खनिज है ना, जीव जंतु है, ये सभी प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होते रहते हैं। इन्हीं भौतिक दशाओं के अनुसार मनुष्य के शारीरिक और मानसिक संरचनाओं का विकास होता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति भौतिक और पर्यावरणीय दशाओं को नियंत्रित करता है और इन्हीं भौतिक और पर्यावरणीय दशाओं के अनुरूप ही मनुष्यों का शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों का विकास होता है। और इस विचारधारा के समर्थक प्राकृतिक पर्यावरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना। इस विचारधारा के समर्थक प्राकृतिक पर्यावरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और इसी के आधार पर इसे पर्यावरणवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। और देखा जाए तो निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा की जो जड़ें हैं वो बहुत ही प्राचीन है। इस विचारधारा का विकास मानवीय सभ्यता के विकास के साथ साथ हुआ। यद्यपि देखा जाए तो मानवीय जीवन और उनके क्रियाओं पर प्राकृतिक तत्वों का नियंत्रण अधिक होता है, क्योंकि मनुष्य कृषि, पशुपालन, आखेट, वस्त्र, निवास गृह, बहुत सी चीज़ों के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। तो मानवों पर प्रकृति की प्रबलता को प्रकट करते हुए इस विचारधारा को अस्तित्व में लाया गया और इस विचारधारा के समर्थकों में यूनानी समर्थक, जर्मन समर्थक कह सकते हैं, इसके अलावा अमेरिकन और ब्रिटिश और फ्रांसीसी थे। आइए अब हम लोग देखते हैं। हालांकि फ्रांसीसी में मुख्य रूप से संभववादी आएंगे, लेकिन फ्रांस के एकाध लोग हैं जो कि नियतिवाद या निश्चयवाद या पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थक में
अपना योगदान दिए हैं। तो अब आइए हम लोग इसके समर्थकों की बात करते हैं। तो इसके समर्थकों में यहीं से मैं लिख दे रहा हूँ, समर्थकों में देखिए यहाँ तक दिखाई दे रहा है। समर्थकों में अब पहले शुरुआत करेंगे हम लोग यूनानी से। यूनानी या इसी को ग्रीक भी कहते हैं, ग्रीक। अब देखिए, अब इनमें जो था, इनमें एक देखिए हिप्पोक्रेटस, इनके अलावा हेरोडोटस, फिर उसके बाद यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं, थ्यूसिडाइड्स नहीं दिखाई दे रहा है, ये थ्यूसिडाइड्स नहीं दिखाया, उसमें नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, यहाँ पे तीसरा नंबर हो गया थ्यूसिडाइड्स। चौथा नंबर आपका हो जाएगा अरस्तु, चौथा नंबर अरस्तु। तो देखिए मित्र, इस निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक में ये जो यूनानी भूगोलवेत्ता या ग्रीक भूगोलवेत्ता थे, इनमें प्रमुख रूप से हिप्पोक्रेटस, हेरोडोटस, थ्यूसिडाइड्स और अरस्तु का नाम महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। तो इन सभी ने जो कि मानवों पर और जीवों पर पर्यावरण के प्रभावों को स्वीकार किया और बताया कि सभी जीव या सभी मानव कहीं न कहीं पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और उन पर पर्यावरण का प्रभाव होता है, पर्यावरण के द्वारा ही वे लोग नियंत्रित होते रहते हैं। इन सभी ने ऐसा स्वीकार किया, जिसमें हिप्पोक्रेटस ने बताया था कि जिस प्रकार से एशियाई लोग आराम पसंद फरमाते हैं, यानी कि एशियाई लोग आराम पसंद फरमाते हैं, इसलिए चूँकि एशिया का मुख्यतः जितना भी भाग है, अधिकतम कह सकते हैं कि यह उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के अंतर्गत आता है। ये उष्ण होता है, गर्म होता है, इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसको ये थोड़ा सा ये आराम फरमाने जैसा काम करते हैं, है ना। चूँकि ये उष्ण होता है, ये लोग आरसी टाइप के होते हैं, आरसी प्रकार के होते हैं। तो इसलिए हिप्पोक्रेटस ने बताया कि जिस प्रकार से एशियाई लोग आराम फरमाते हैं, लेकिन जो ध्रुवीय क्षेत्र के लोग होते हैं, वे ठंडे प्रदेशों के लोग होते हैं, वे लोग हमेशा अपनी कार्यकुशलता में निपुण होते हैं। तो इन पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ध्रुवीय क्षेत्रों में और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मानवों के संरचना में और उनके कार्यकुशलता में, उनकी क्षमताओं में, उनके ज्ञान में, उनके विवेक में जितना भी अंतर होता है, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रभावों के द्वारा होता है। अब इसके अलावा देखा जाए तो हेरोडोटस ने बताया था कि जो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों के कारण हुआ। तो हेरोडोटस ये इतिहास के पिता भी कहलाते हैं। तो हेरोडोटस ने बताया कि जो मिस्र की सभ्यता हुआ है या मिस्र की सभ्यता का जो विकास हुआ है, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों के कारण हुआ है, वहाँ की पर्यावरणीय स्थितियों के कारण हुआ है। उसी प्रकार से थ्यूसिडाइड्स भी बताते हैं कि यूनानी सभ्यता का, थ्यूसिडाइड्स भी बताते हैं कि यूनानी सभ्यता का जो विकास हुआ है वो भी भौगोलिक स्थितियों और पर्यावरणीय दशाओं के अनुरूप हुआ है। अब वैसे भी देखा जाए तो जितनी भी सभ्यता, विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हैं, इन सभी सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी या तट के किनारे हुआ है। तो ये जो नदी और तट है, ये भौगोलिक स्थितियों को निर्धारित करते हैं। और ये जो नदी होते हैं और नदी के जो तट होते हैं, ये कोई मानवीकृत नहीं है, ये प्रकृति जन्य है। प्रकृति में स्वतः जो कि नदियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए इन लोगों ने, जैसे हेरोडोटस ने मिस्र की सभ्यता पर भौगोलिक स्थितियों के प्रभाव का वर्णन बताया है, उसी प्रकार से थ्यूसिडाइड्स ने यूनानी सभ्यता पर भौगोलिक स्थितियों के प्रभावों का वर्णन किया हुआ है। उसी प्रकार अरस्तु ने भी बताया था कि यूरोपीय लोग बहादुर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और वे लोग पड़ोसी देशों में शासन करने में निपुण होते हैं। इसलिए विश्व के अधिकतर देशों में कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों का जो कि उपनिवेश रहा हुआ है।
तो ये इतने जो है कि यूनानी ग्रीकों के समर्थकों में। अब इसके अलावा आइए मित्र हम लोग को देखते हैं जर्मन समर्थक। और हाँ, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। जो लिखाने वाली बात होगी मैं उसको बोर्ड पर लिख दूंगा और जो बताने वाली बात होगी मैं बोल दूंगा। यदि आप लोग नोट्स करना चाहें तो नोट्स भी कर सकते हैं, वीडियो को पुश कर कर आप नोट्स कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद जर्मन समर्थकों की मैं बात करता हूँ। जर्मन समर्थक, तो जर्मन समर्थक में देखिए जो रेटजेर थे, रेटजेर, तो जर्मन समर्थक में रेटजेर का नाम बहुत ही उल्लेखनीय है और ये निश्चयवाद के समर्थक में इनका नाम बहुत अग्रणी है। इस कारण रेटजेर को निश्चयवाद या नियतिवाद या पर्यावरण नियतिवाद के जनक के रूप में माना जाता है। अब इसके अलावा देखा जाए तो स्ट्रेबो वारेनियस और कांट है ना, तो स्ट्रेबो वारेनियस कांट, यहाँ पे स्ट्रेबो हो गए, स्ट्रेबो वारेनियस, ये जर्मन में नहीं है, वारेनियस, ये कांट जर्मन में आ जाएंगे है ना। तो स्ट्रेबो वारेनियस और ये जो कांट थे, इन लोगों ने भी स्वीकार किया था पर्यावरण की सर्वशक्ति सत्ता को, है ना। तो पर्यावरण की ही और प्रकृति की सत्ता को इन्होंने स्वीकार किया और बताया कि मानव जीवन का नियंत्रण करता पर्यावरण ही होता है। और आधुनिक भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट और रिटर, यहाँ पर देखिए जर्मन में ये आ जाएंगे हम्बोल्ट, आधुनिक भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट और रिटर। हम्बोल्ट और रिटर ने भी पर्यावरण को सभी रूपों से एक नियंत्रक कारक के रूप में स्वीकार किया है। यानी कि इन लोगों ने भी पर्यावरण और प्रकृति को एक नियंत्रक कर्ता के रूप में माना है। अब इसके बाद देखिए, मैं मिटाना चाहूँगा और यदि आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें सीधा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्लीन दिख रहा है कि नहीं? ये जूता में हमारे फंसता रहता है, बड़ा दिक्कत होता है इसको एक दिन। हाँ ठीक तो है। अब देखिए मित्र, इसी प्रकार नीतिवाद विचारधारा के आलोक में प्रसिद्ध जीव विज्ञानी और दार्शनिक डार्विन ने 1859 में एक किताब लिखा। उस किताब का नाम ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति। तो प्रजातियों की उत्पत्ति यानी कि 1859 में डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक लिखी, 1859 में डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक लिखी, यानी कि कह सकते हैं कि जातियों का या जातियों की उत्पत्ति। ये डार्विन पे मात्रा
सही नहीं है, ये डार्विन। अब ये डार्विन कौन थे? तो ये डार्विन एक जीव विज्ञानी और दार्शनिक थे। जीव विज्ञानी और दार्शनिक थे। तो इन्होंने 1859 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यानी कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक इन्होंने लिखा। और इस पुस्तक में नीतिवाद की विचारधारा का समर्थन करते हुए इन्होंने यह बताया कि कोई भी जीव जिस पर्यावरण में रहता है, यदि उस पर्यावरण में वह अनुकूलन और सामंजस्य स्थापित कर लेता है तो वह उस पर्यावरण में लंबे अवधि तक जीवित रह सकता है। और जो जीव पर्यावरण में अनुकूलन स्थापित नहीं कर सकता है वह जीव उस पर्यावरण में अधिक दिनों तक नहीं रह सकता है, वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। और जो पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने में सक्षम होता है वह अपने जैसे जाति जीवों का विकास करता है ना, अपने जैसे ही जाति जीवों का विकास करता है। और इसी को प्राकृतिक चयन का नाम दिया गया, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया गया। तो इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक जीव पर्यावरण से नियंत्रित होंगे और जो जीव पर्यावरण में अनुकूलन स्थापित करेंगे वे जीव उस पर्यावरण में लंबे अवधि तक रहेंगे। जो जीव उस पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित नहीं करेंगे वे जल्दी नष्ट हो जाएंगे। और जो जीव सक्षम होते हैं वो अपने जैसे जातियों का विकास करते हैं, जिसे नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन के नाम से जाना जाता है। तो ये प्राकृतिक चयन का मतलब यही हुआ कि जो जीव पर्यावरण में या प्रकृति में लंबे दिनों तक जीवित रह सकता है और अपने जैसे जातिगत या कह सकते हैं कि अपने जैसे जाति जीवों का विकास करेगा, तो उसी को इन्होंने प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। अब इसके बाद मित्र आते हैं हम लोग जर्मन जीवशास्त्री अर्नेस्ट हैकेल, है ना। ये अर्नेस्ट हैकेल का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। कौन थे ये? अर्नेस्ट हैकेल कौन थे? किसके ये प्रतिपादक माने जाते हैं, किसके जनक माने जाते हैं? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पारिस्थितिकी के ये जनक के रूप में भी माने जाते हैं, ठीक ना। अब पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? एजी टांसले ने। हाँ, तो ये सब नाम कैसे भूल जाती हो? ये सब तो कक्षा 6 का चीज़ें हैं। ऐसे भूल जाओगे तब तो काम नहीं बनेगा, इसको याद करना होगा। जब पर्यावरण बताया जाएगा तो उसके बारे में और डिटेल से बताया जाएगा। अभी फिलहाल में हम लोग बात करते हैं कि जर्मन जीवशास्त्री अर्नेस्ट हैकेल जो पारिस्थितिकी के प्रतिपादक के रूप में या जनक के रूप में कह सकते हैं कि जाने जाते हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। सर्वप्रथम इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया अर्नेस्ट हैकेल ने, और इन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी के द्वारा ही सभी जीव जो है कि एक नियंत्रित अवस्था में रहते हैं। और इन्होंने पारिस्थितिकी पर बल दिया और स्पष्ट किया कि मनुष्य सहित सभी जीव अपने पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित करते रहते हैं। यदि वे अनुकूलन स्थापित नहीं करेंगे तो वे अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ जैसे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं ये एक विशेष मौसम में विशेष महीने में अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। तो जानते हैं क्यों गिराते हैं? क्योंकि ये लोग इसलिए गिराते हैं ताकि वे लोग जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उस पर्यावरण से ये लोग अनुकूलन स्थापित कर सके।
जब अनुकूलन स्थापित करेंगे तो अधिक दिनों तक जीवित रहेंगे, जब अनुकूलन स्थापित नहीं करेंगे तो ये जीवित नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार देखेंगे कि जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में या शुष्क क्षेत्रों में देखा जाए, तो वहाँ पर हमेशा कांटेदार और झाड़ीदार वृक्ष उगते हैं। इसीलिए उगते हैं ताकि वे लोग उस पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित कर सके। तो यही चीज़ अर्नेस्ट हैकेल ने कहा कि प्रत्येक जीव जो पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करेगा वो पर्यावरण में लंबे दिनों तक जीवित रह लेगा। अब इसके बाद देखिए बकल, समय भी हो गया है क्या, चलिए अच्छा, बकल थे। तो बकल ने अपनी पुस्तक, बकल आए, बकल थोड़ा बकल, तो बकल ने एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का क्या नाम था? इस पुस्तक का नाम हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड। तो बकल ने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में सभ्यता का इतिहास नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखा, और इस पुस्तक में इन्होंने ये बताया कि सभी जीवों पर पर्यावरण की भौतिक दशाओं का प्रभाव सदैव बना रहता है, और सभी जीव इन भौतिक पर्यावरण की दशाओं से नियंत्रित होते रहते हैं और इनका प्रभाव उन पर बना रहता है। फिर फ्रांसीसी समाजशास्त्री, देखिए मैंने भी फ्रांस का नाम लिया था, तो फ्रांस में से सभी संभववादी ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री फ्रेडरिक लिप्ले, क्या नाम था? फ्रेडरिक लिप्ले ने मानव सभ्यता पर, लिप्ले ने मानव सभ्यता पर प्राकृतिक शक्तियों के प्रभावों की व्याख्या की, और इसके लिए इन्होंने स्थान, कार्य और लोक सूत्र का प्रतिपादन किया। ये सब देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। स्थान, कार्य और लोक सूत्र का प्रतिपादन किया। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि स्थान, कार्य और लोक शब्दावली किसके द्वारा दिया गया है ना, तो स्थान, कार्य, लोक सूत्र का प्रतिपादन किया। इसीलिए मैंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको लिख लूँगा। तो स्थान, कार्य, लोक सूत्र का प्रतिपादन किया, है ना। तो ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री फ्रेडरिक लिप्ले थे, और इन्होंने बताया था कि सभी जीवों पर पर्यावरण का प्रभाव होता है, और उसी के आलोक में इन्होंने स्थान, कार्य और लोक सूत्र का प्रतिपादन किया। अब इसके बाद देखिए बकल और लिप्ले, ये बकल हैं और ये लिप्ले हैं। तो बकल और लिप्ले के समर्थक में डेमोलिन आए, और डेमोलिन ने, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ डेमोलिन, बकल और डेमोलिन तो बकल और लिप्ले के समर्थक में डेमोलिन आया, और डेमोलिन ने मनुष्य पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों का वर्णन करते हुए कहा कि समाज पर्यावरण की देन है ना। मनुष्य पर प्रकृति के प्रभावों का वर्णन करते हुए, तो ये लिख लीजिए, पूरा दिखाई दे रहा है, मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभावों का उल्लेख करते हुए इन्होंने कौन बोलो, डेमोलिन, मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभावों का उल्लेख करते हुए इन्होंने
कहा कि समाज किसकी देन है? समाज पर्यावरण की देन है। अब देखिए, भूगोल एक ऐसा विषय है कि जिसमें लगभग सभी विषय समाहित हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब समाज आ गया, तो डेमोलिन ने कहा कि समाज पर्यावरण की क्या है? देन है। यानी कि पर्यावरण के अनुरूप ही समाज विकसित हुए हैं और विभिन्न प्रकार के जो समाजों का विकास हुआ है वो विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के अंतर्दृष्टि के तहत हो पाया है। इसीलिए कहा गया है कि भूगोल में सभी विषय हैं और इसी के आधार पर एक जो है कि काव्यांजलि लिया गया है कि सभी तथ्य घटनाओं को धरती ने कहीं तो धारी है, इसीलिए भूगोल की सभी विषयों से रिश्तेदारी है। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसी विचारधारा को ही, नियतिवाद की विचारधारा को ही हम लोग पढ़ेंगे और उस विचारधारा में हम लोग रेडजेल की प्रमुख शिष्या कुमारी सेमपुल के बारे में जानेंगे। कुमारी सेमपुल ने 1911 में एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, यानी कि कह सकते हैं भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक इन्होंने पुस्तक सन 1911 में लिखा। और इसमें इन्होंने ये लिखा कि जो मनुष्य है या जो मानव है वो पृथ्वी के धूल के समान है, यानी कि मनुष्य इस पृथ्वी की एक उपज है। अब इसके बारे में हम लोग मित्र कल पढ़ेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। और हाँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिए और अच्छी तरीके से पढ़िए। यह टीजीटी, पीजीटी, नेट और जेआरएफ, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ लेता है कि नियतिवाद विचारधारा के समर्थकों में कौन नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे देगा और उन चारों में नाम दे देगा, एक नाम नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं सबका नाम भी लिखता चला जा रहा हूँ, जैसे डेमोलिन हो गए, बकल हो गए, लिपले हो गए, है ना, इधर आपका डार्विन हो गए। तो डार्विन तो बहुत घोर समर्थक थे नियतिवाद विचारधारा के। तो चलिए ठीक है मित्र, अच्छा आज के क्लास में बस इतना ही। और हाँ, जितने लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं ना, वो लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वो लोग अपने मित्रों तक ये वीडियो को साझा करें और उसको लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।